Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes. कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड उसके बाद हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड एज यूजुअल एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट है चंदन समथिंग, चंदन प्रकाश राजपूत कुछ नाम है उनका, उन्होंने मैसेज जो किया था, कमेंट सेक्शन में की कमेंट आई थी कि वन लाइनर फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ। तो आज मैंने वन लाइनर फैक्ट्स जो है उसकी जो बोल सकते हैं कि उसकी संख्या बढ़ाई गई है। अगर इससे भी अधिक, क्योंकि डेली अगर आप 15 वन लाइनर फैक्ट्स भी कर रहे हैं तो इनफ है। उसके साथ साथ तो रिविज़न होती जा रही है, क्योंकि मैं बाकी पॉइंट्स तो क्लास में बताती हूँ। तो बस 15 एक मैक्सिमम लेकर के चलिए कि इतना आपका पर डे वाला फैक्ट भी आपका रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर और भी इसी प्रकार से और भी किसी प्रकार की कोई स्टूडेंट को किसी प्रकार से कोई सुझाव हो या कहीं कोई लगता है कि दिक्कत है, तो वो भी इस तरह से मैसेज कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। फर्स्ट इश्यूज है 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है उसको जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें भारत क्या है 40वें स्थान पर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसमें है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ओके, भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत जो है 40वें स्थान पर है, ठीक है। ये किसके अनुसार, 2023 का। अब इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD से जारी करता है। आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं कि इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है, ओके, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित की जाती है ना। क्या है ये, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव जो है ये इंडेक्स है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जा रही है, IMD के द्वारा। ओके, फर्स्ट तो ये थिंग हो गई। भारत की रैंकिंग कितनी बताई गई है, 40th है, तो भारत की रैंकिंग हो गई। अब हमें देखना है ये कि इस पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे कौन कौन से कंट्रीज हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट टोटल इसमें 64 कंट्रीज को काउंट किया गया है। टोटल कितने, 64 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें आपका डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड जो है सभी कहाँ की है, यूरोप की है। ओके, तो यह यूरोप की जो है तीनों जो शीर्ष पे ये तीन है। फोर्थ पे अगर देखा जाए, फोर्थ पर कौन है, सिंगापुर है, और नीदरलैंड जो है यह 5वें स्थान पर है, ठीक है। भारत 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर आ गया है, 3 स्थान गिरकर। यानी अगर इससे बात की जाए, इससे प्रीवियसली भारत की रैंकिंग कितनी थी, 43 थी, ठीक है। इससे पहले भारत की रैंकिंग 43 थी, जो वर्तमान में कितना है, 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अब थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं कि डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह आपको डेनमार्क दिख रहा है, ये आयरलैंड हो गया। ओके, अगर स्विट्जरलैंड की, ये नीदरलैंड आपका हो गया जो 4th पोजीशन पर है, नीदरलैंड। अगर बात करें सिंगापुर की तो आपका वो यहाँ हो गया, ठीक है। ये किस पोजीशन पर है, ये नीदरलैंड 5th पर है, सिंगापुर 4th पर है, ठीक है। आयरलैंड, डेनमार्क एंड आपका स्विट्जरलैंड आपका ये काफ़ी, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ से आपको एक बहुत छोटा सा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, जो कि अगर इसे एक बहुत क्लोजली यहाँ देखेंगे तो इस जगह से अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे नाम जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 कंट्री आपको यहाँ पर जो है ऊपर सभी यूरोप में है, केवल एक आपका वहाँ पर सिंगापुर में है जो आपकी 4th पोजीशन पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको क्या रखना है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 शीर्ष पे हैं, और उसके बाद
मतलब ये 5 का नाम ध्यान रखेंगे तो काफी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भारत की रैंकिंग 40th है, लास्ट ईयर 43 थी। लास्ट ईयर क्या थी? 43, यानी 43वें स्थान पर भारत था। तो ये तो हो गई किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये उसकी रिपोर्ट है। अब इसी वीक में इसके साथ साथ 2 रिपोर्ट हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, उसे केवल यहाँ पे रिकॉल करना है। और वो 2 रिपोर्ट कौन कौन सी हैं, एक बार आप लोग उसे रिकॉल पर्पज से यहाँ पर लिख लें कि वो 2 रिपोर्ट कौन सी है। वो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। जारी किसने किया था? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था, ठीक है। रिपोर्ट कौन सी है? वो कौन सी रिपोर्ट है? इसको आप लोग यहां लिख सकते हैं। लैंगिक समानता, ठीक है, यानी जेंडर गैप, जेंडर गैप जो है ये रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। लैंगिक समानता, विश्व लैंगिक समानता की अगर बात की जाए तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किसको है? लैंगिक समानता रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। और इस लैंगिक समानता जो रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन था? शीर्ष पर, इस पे अगर यहाँ पॉइंट देखा जाए तो इस पर शीर्ष पर कौन था? यानी टॉप की बात की जाए तो आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड था जो लगातार 14 साल से आइसलैंड इस पे बना हुआ है, ठीक है। वहां पर 90% से भी कम है लैंगिक, अगर असमानता की बात की जाए तो वहां पर 90% से भी कम है लैंगिक समानता में। टॉप कौन है? आइसलैंड है, ओके। आइसलैंड लैंगिक समानता का। और भारत की अगर रैंक टोटल इसमें इसके अंतर्गत टोटल 146 कंट्रीज को लिया गया था, 146 कंट्रीज को विश्व आर्थिक मंच ने जो जारी किया था उसमें टोटल 146 कंट्रीज थे। शीर्ष में आइसलैंड था। भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए, भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो भारत 127वें पोजीशन पर है, 127 में। और ये 2023 के अनुसार है। 2022 का भी पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 135, जिसमें 8 अंकों का सुधार हुआ है। ये इस तरह से आ सकता है ना। इसमें थोड़ा सा लेंदी भी पूछ लेता है, यानी एक रिपोर्ट में ही 3-4 उसके जो क्वेश्चंस बना के दे देगा। एक रिपोर्ट पे 3-4 क्वेश्चंस कि भारत में 8 रैंक का सुधार हुआ है, इतनी उसकी रैंकिंग थी, रिपोर्ट को इसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। टोटल उसमें इतने देश हैं तो 146 है। शीर्ष में कौन है? तो उसमें 3-4 ऑप्शंस, तो 135 कब थी? 2022 में थी, लास्ट ईयर थी 135, ओके। शीर्ष में आइसलैंड, केवल इतना ध्यान रखें, लैंगिक समानता। और यह रिपोर्ट को 2006 से जारी कर रहा है। ये रिपोर्ट कब से आ रही है? 2006 से, 2006 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यानी लगातार अभी 14 साल से ही, ठीक है, आइसलैंड जो है वो टॉप पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइसलैंड टॉप पर है, क्लियर? ये हो गई। अब हम लोग इससे रिलेवेंट दूसरा एक देख लेते हैं, एक दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ पर। ऐड, आई थिंक ये दूसरा लिख लें यहाँ पर। और कौन सा आएगा? ग्लोबल इंडेक्स, यानी विश्व का जो रहने योग्य शहर, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना वैश्विक या ग्लोबल। इसे हिंदी में, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, चलिए ठीक है। जो रहने योग्य शहर, ग्लोबल लिवेबिलिटी जो इंडेक्स है, ठीक है, इसके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ठीक है, 2023, इसके अकॉर्डिंग वियना, जो कि कौन है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। राजधानी कौन सी है? वियना। यह आपकी टॉप पर है, ठीक है, ये आपकी
टॉप पर है, वियना टॉप पर है इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल एबिलिटी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप लोग जो एग्जाम में रटते हैं वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं साथ के साथ, लेकिन ये बाद में आसान होगा। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना टॉप पर है, ठीक है। वियना सबसे रहने योग्य शहर की अगर बात की जाए, वियना क्या है, सबसे रहने योग्य शहर है, रहने योग्य शहर विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में, क्योंकि ग्लोबल की बात की जा रही है तो विश्व में सबसे रहने योग्य शहर आपका वियना है। ओके, और भारत के, अब इसमें बात आती है कि भारत के कितने शहर हैं, तो भारत के 5 शहर को काउंट किया गया है। भारत के 5 शहर हैं इसमें शामिल, इसमें भारत के 5 शहर शामिल है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है बेंगलुरु, ओके, इसकी रैंकिंग है 148, बेंगलुरु की रैंकिंग 148। उसके बाद आप अहमदाबाद लिख लें, अहमदाबाद, इसकी रैंकिंग है 147। चेन्नई की रैंकिंग है 144 एंड न्यू दिल्ली, मुंबई, इन दोनों की रैंकिंग कितनी है, 141। ओके, ये 5 शहर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से है, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, ये, ठीक है। तो ये हो गई ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स हो गई, ठीक है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स। क्लियर, आपके पास 3 रिपोर्ट हो गए, 3 रिपोर्ट, लैंगिक समानता सूचकांक जो है वो भी, कि इसमें कौन टॉप पर है, दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, ये एक रिपोर्ट हो गया आपके पास, ये भी एक न्यूज़ हो गई। और थर्ड, आज की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है वो, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इस इशू से रिलेटेड अगर कुछ लगे, कहीं पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, हैदराबाद के पास 1000 साल पुरानी जैन की मूर्तियां मिली हैं। हैदराबाद के पास कितने साल पुरानी है, तो 1000 साल पुरानी जैन की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, जैन मूर्ति मिली है। ये कहाँ पर, किस शहर में, शहर पूछेगा या कहाँ पर, तो ये हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद शहर में है, 1000 साल पुरानी। चलिए, हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक जगह है जिसका, या गांव बोल सकते हैं, एनी कैपल्ली गांव, हैदराबाद का नाम कुछ ऐसा ही होगा। वहां पर जैन तीर्थंकरों की, जो जैन तीर्थंकर थे ना, 24 तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकरों की मूर्तियां और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ पाए गए हैं। आप यहाँ पे एक इमेज में देख रहे हैं, है ना, इस इमेज में आपको बहुत ये 2 स्तंभ दिख रहा है, ओके। एक इसमें एक ग्रेनाइट का है और एक काले बेसाल्ट पत्थर का बना हुआ है। ये इमेज किसका है, ये ग्रेनाइट है और एक काले बेसाल्ट पत्थर का है, जिसमें कि जैन तीर्थंकर टोटल 24 है, यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप इस तरह से थोड़ा सा इमेज को देखिएगा, ये एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये किस जगह है, ये सामने एक तीर्थंकर बैठे हैं, और एक इसी व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी, आपको शायद बहुत अच्छे से लोकेट ना हो रहा हो, तो एक यहाँ पर भी, जैसे होता है ना कि कोई स्तंभ है तो किसी मंदिर में आप देखते हैं ना कि मंदिरों के अगर जब मंदिर के चारों तरफ आप घूमते हैं, मंदिर के चारों तरफ, तो बीच बीच में जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं मंदिर में ही थोड़ा सा काट के, दीवालों पे ही काट के कुछ एक मूर्ति स्थापित होती है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर जो है इस स्तंभ में क्या किया गया है, जो जैन तीर्थंकर उनकी मूर्ति है, तो एक इस तरफ से जो आपको दिखाई दे रही है और एक इधर है जो दिखाई आप लोगों को शायद ना दे रही हो, देख एक बार ध्यान से देखिए, और क्योंकि मुझे दिख रही है ये, ठीक है, तो पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। तो ये एक तीर्थंकर यहाँ बैठे हैं और एक तीर्थंकर इस साइड में है, ओके, शायद आप लोगों को भी दिख रही हो, ये इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है, इसमें उतना क्लियर विजिबल नहीं है। तो ये काले बेसाल्ट पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं, और 4 तीर्थंकरों के जो है यहाँ पर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब देख लेते हैं कि वो 4 तीर्थंकर कौन कौन से हैं। तो 4 तीर्थंकरों में आप देखेंगे, एक है आदिनाथ, फिर है नेमिनाथ, ओके, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर,
कि कौन सी है, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में है ना, ध्यान मुद्रा में मूर्तियां हैं। कौन से ध्यान मुद्रा में मूर्तियां हैं। ओके, एक शिलालेख का जो दृश्य है भाग है, जेनिना बसदी एक मठ है, मठ से संबंधित है, जो चिलुकुरी के पास, ठीक है, क्या है, चिलुकुरु के पास राष्ट्रकूट और वेमुलावाड़ा चालुक्य के दौरान एक प्रमुख जैन केंद्र था। ठीक है, एक शिलालेख का जो दृश्य किसका है, एक मठ है, मठ से संबंधित है, जो किससे, राष्ट्रकूट और चालुक्यों के दौरान एक प्रमुख जैन केंद्र था। ठीक है, बस इतना। लेकिन यहाँ पे हमको अब ध्यान क्या देना है कि ये जो आदिनाथ है, नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है और बर्धमान महावीर, इनके बारे में हमें थोड़ा देखना है। आदिनाथ, यहाँ पे सवाल ये बन सकता है, इसी से सवाल हिस्ट्री में उठा सकता है। ठीक है, इसी से सवाल आ सकते हैं आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में, कि जो आदिनाथ है, या आदिनाथ का एक और नाम क्या है, ऋषभनाथ, है ना, आदिनाथ है ऋषभनाथ, इनका प्रतीक क्या है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 लिख लेते हैं, आदिनाथ या ऋषभनाथ। ओके, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, ये क्या है, फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट। ठीक है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। ओके, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। अब हम लोग देख लेते हैं नेमिनाथ को, ये 21वें तीर्थंकर है। आदिनाथ हो गए 1, नेमिनाथ हो गए 21। ठीक है, नेमिनाथ हो गए आपके 21वें तीर्थंकर। ओके, तो इनका चिन्ह क्या है नेमिनाथ का, नेमिनाथ, याद रखिएगा, बहुत आसान है, नेमिनाथ नीलकमल, नीलकमल। ठीक है, दूसरा क्या है, पार्श्वनाथ, जो कि आपके 23वें तीर्थंकर है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको, पार्श्वनाथ, ये क्या है, 23वें तीर्थंकर है, 23वें। ओके, 23वें तीर्थंकर हो गए। और महावीर के बारे पता ही है कि यह 24वें तीर्थंकर हैं, ये 24वें हैं, और पार्श्वनाथ 23वें। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है, सर्प है, सर्प यानी सांप, सर्प यानी सांप। और महावीर का क्या है, महावीर का क्या है, सिंह। ठीक है, महावीर का क्या है, सिंह है। तो ये बिल्कुल ध्यान रहेगा, महावीर का क्या है, सिंह है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, महावीर के बारे में आए ही हैं तो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं महावीर के थोड़ा सा, महावीर का जन्म, मृत्यु, इनकी जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म कब हुआ है, 540 BC या आपको मिलेगा 599 BC, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। दूसरा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 527, या आप यहाँ पर 599 BC लिखे। दूसरा 527 में इनकी डेथ हुई थी, 527 BC में। ठीक है, ये डेथ हो गई थी। अब ये किस वंश से थे, अनदर पॉइंट क्या होगा, किस वंश से थे, यह इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता कौन थे, इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ। और इनकी माता कौन थी, लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, त्रिशला, ये कहाँ की थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, त्रिशला, लिच्छवी राजकुमारी। ओके, यह क्या थी, लिच्छवी राजकुमारी, ये क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और मैंने ये जीएस पॉइंट से ही बताया आपको, लिच्छवी राजकुमारी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिच्छवी राजकुमारी। ओके, ठीक है, जन्म, और जन्म जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, वैशाली के कुंडग्राम, वैशाली कुंडग्राम। बिल्कुल मैंने जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया है आपको। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स आप लोग लिख लें। आप लोगों का जो लोग बीपीएससी देने वाले हैं, नोटिफिकेशन तो आ गई है, तो आप इसी मेरे इस चैनल पे बीपीएससी की अब जो है स्पेशल बीपीएससी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट क्या न्यूज है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी का शुभारंभ, नंदी का शुभारंभ किसके द्वारा? नंदी आखिर है क्या? यह नंदी, अच्छा एक न्यूज आप लोग के पास ये भी था जो मैंने यहाँ पे एक और मेंशन नहीं किया, इसके साथ एक और मेंशन कर ले, ठीक है, इसके साथ एक और मेंशन कर ले कि ये तो चलिए ठीक है, ये तो ये हो गई कि जैन मूर्ति मिली है, ठीक है। इसके साथ एक और न्यूज आएगा आप लोगों का जो रिकॉर्ड मैंने बताया था, बस एक लाइन लिख लें कि गुंटूर, ओके, गुंटूर, गुंटूर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अभी क्या हुआ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या मिली है? मध्य पाषाण युग की, मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग। क्या है? रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग मिली है। रॉक पेंटिंग किसकी? मध्य पाषाण युग की, ठीक है। कहां पर? गुंटूर राजस्थान, ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश, ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नंदी का शुभारंभ किया है। देख लेंगे नंदी क्या है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा नंदी क्या है? नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन, एनओसी अनुमोदन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। एनओसी अनुमोदन का यानी एनओसी अप्रूवल्स फॉर, इसको आप लिख सकते हैं नंदी का फुल फॉर्म, एनओसी अप्रूवल्स, अप्रूवल्स फॉर न्यू, यहां पर लिख लें न्यू ड्रग्स, ओके, अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम, इनोकुलेशन यही लिख देती हूँ, चलिए, इनोकुलेशन सिस्टम, ओके। ये हो गया आपका नंदी, ये नंदी का फुल फॉर्म हो गया। एनओसी अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा यह शुभारंभ इसका किया गया है, जो कि है नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके साथ और क्या है। एक्चुअली क्यों इसको लाया गया है? नंदी पोर्टल जो है भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विकसित किया गया है, लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो नंदी का संबंध किससे हो गया है? नंदी का संबंध हो गया है आपका लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पशु चिकित्सा उत्पाद जो प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और अनिवार्यता का आकलन और जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह भारत को पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए क्या करेगा? वैश्विक विनिर्माण केंद्र, ठीक है, वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेंटर जो बनाने का इसका एक लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मदद करेगा, ठीक है। तो नंदी जो है, नंदी का संबंध किससे हो गया? पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र से। यह पशु स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा, ठीक है, केंद्रित अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है? रण विजय, भारतीय वायुसेना द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रण विजय अभ्यास, ठीक है, रण विजय अभ्यास को ध्यान रखिएगा, आरंभ किया गया। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास आयोजित किया, जहां एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुपर 30 सहित लड़ाकू विमानों द्वारा दिन और रात में ऑपरेशन जो है वह किया गया है। दिन और रात में कौन सा लड़ाकू विमान है? Su-30, ठीक है, Su-30 सहित लड़ाकू विमानों द्वारा दिन और रात में ऑपरेशन किया गया है। इसके साथ ही साथ और भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है, ये कौन सी हो गई? एकीकृत संचालन यानी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। इसके साथ और याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली मंगोलिया में क्या किया गया है? मंगोलिया कौन सा अभ्यास किया गया है? मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय
शांति स्थापना, ठीक है, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना क्या है ये? संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम क्या है? ये मंगोलिया में किया गया है, ठीक है, मंगोलिया में किया गया है। नाम क्या है इसका? एक्स खान क्वेस्ट, एक्स खान, या आप इसे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, क्वेस्ट 2023। ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। एक्स खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए, जिसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत की तरफ से इसमें किसने किया है? गढ़वाल राइफल्स ने। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की तरफ से इस बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना जो साइज हुई थी उसमें भारत की तरफ से किसने किया है? गढ़वाल राइफल्स ने। गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है, इसी के सैन्य टुकड़े ने किया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके साथ एक और आप लिख लें यहाँ पर, इसके साथ एक और लिख लें कि पूर्वी, चलिए हाँ, इसके साथ यहाँ पर यह अभ्यास जो है, यानी जो रणविजय अभ्यास है, यह तो प्रयागराज में कहाँ हुआ है? यह प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है, कमान मुख्यालय के विभिन्न हवाई अड्डों से आयोजित किया गया। तो रणविजय वाला प्रयागराज में हुआ है। इसके साथ एक और यहाँ पर आप लिख लें कि भारतीय सेना, भारतीय सेना जो है कहां पर? पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। कौन सा की है? आग्नेय अस्त्र, आग्नेय, आग्नेय अस्त्र, ठीक है, या आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र फर्स्ट, ठीक है, या अग्नि अस्त्र, जो भी आप लिखे, अग्नेय अस्त्र फर्स्ट का यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? एक्सरसाइज किया। फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में किया गया है। आग्नेय अस्त्र फर्स्ट पूर्वी लद्दाख में, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तो एक्सरसाइज और भी बहुत सारे हैं कि फ्रिंजेक्स कहाँ हुआ है, कोबरा वैरियर कहाँ हुआ है, ठीक है, या आपका सिलेक्स कहाँ का है। तो ये एक्सरसाइज कुछ पूछ लेता है, लेकिन रिसेंटली जो इन दिनों जो हुआ है इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पिछला मैंने रिवीजन करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि भारतीय सेना का ये अग्नेयास्त्र है, ठीक है। और अब क्या हो गया? प्रयागराज में रणविजय। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टर के वेणुगोपाल को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा यानी IMA के द्वारा एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखते हैं क्या है वो। डॉक्टर के वेणुगोपाल जनरल अस्पताल अल्लापुझा में श्वसन चिकित्सा के क्या है, ये मुख्य सलाहकार है, ठीक है। उन्हें सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो उन्हें सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओके, चलिए। और सबसे ज्यादा, तो ये न्यूज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 16 लाख है। 10 वर्षों का मतलब हो गया 2011 से लेकर 2022 तक। इस 10 साल का रिपोर्ट है कि इन 10 सालों में 16 लाख भारतीयों ने क्या किया है? नागरिकता और 70,000 ने पासपोर्ट को क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं, ठीक है। नागरिकता को छोड़ा है और पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया है, छोड़ दिया है। तो देख लेते हैं कि क्या है। आप यहाँ देख भी रहे हैं 90% पासपोर्ट सरेंडर्स केम फ्रॉम 8 स्टेट्स, है ना। जो 90% जो पासपोर्ट्स को जो जमा किया गया है उसमें 8 स्टेट के नाम भी आप यहाँ देख रहे हैं। और संख्या कितनी है जिन्होंने गिव अप किया है? 16,21,921। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हैं गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, पासपोर्ट सरेंडर्ड इन रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस। इसमें सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए पासपोर्ट को जमा करने में या छोड़ने में जो आप बोल सकते हैं, तो गोवा जो है सबसे हाईएस्ट पे है और दूसरे नंबर पर पंजाब है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट, जिसे हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा, वो क्या करता है? एग्जाम उसी को उठाता है। और खास करके अब आपका जो टारगेट है एग्जाम का, बीपीएससी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बीपीएससी देने वाले होंगे, है ना। तो आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट एग्जाम का? कुछ स्टूडेंट्स का तो यही होगा, बिल्कुल ध्यान दे करके जाइएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर करने वालों में, सबसे ज्यादा पासपोर्ट सरेंडर करने वालों में सूची में पंजाब क्या है? दूसरे स्थान पर है। और गोवा कौन सा है? गोवा जो है वह प्रथम स्थान पर है।
प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। और बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है पिछले जो 10 वर्षों के। रिकॉर्ड कब से है? पिछले 10 वर्ष। 10 वर्ष का मतलब हो गया यह रिकॉर्ड है 2011 से लेकर 2022 के बीच के, 2022, ठीक है, इन वर्षों के बीच का ये रिकॉर्ड जो है दिखाया जा रहा है, 2011 से लेकर 2022 के बीच का, ठीक है। चलिए, इसमें अब हमें क्या देखना है? दूसरे स्थान पर है, आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ये इस इमेज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस इमेज को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसके साथ और क्या है। 2011 से 2022 के बीच 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता को छोड़ दी है। अगर बात करें नागरिकता को छोड़ दी है, तो यह जो नागरिकता को छोड़ दी है, और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं है। तो किस अधिनियम के तहत है? यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, 1955 के अनुसार, ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे उनको दोहरी नागरिकता, भारत में क्या है, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अब नागरिकता जो है, अगर नागरिकता की बात की जाए तो किसमें है? भाग 2 में है, भाग 2। और आर्टिकल की अगर बात की जाए, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नागरिकता हाँ, भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? यदि भारतीय पासपोर्ट रखने वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से पासपोर्ट को प्राप्त करता है तो उसे क्या होगा? अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, क्योंकि दोहरी नागरिकता है नहीं। अगर आप अन्य देश का प्राप्त कर लोगे तो एक तो आपको डिपॉजिट करना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इश्यूज क्या है। जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता, जो जरूरतमंद है उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक LADCS, ओके, क्या किया है? LADCS, ठीक है, शुरू किया गया है। अब ये LADCS, सबसे पहले हमें देखना कि आखिर ये है क्या LADCS। तो इसे हम ऐसे समझ लें कि लीगल एड डिफेंस, ठीक है। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझें, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, ठीक है, काउंसिल सिस्टम। आप इसे और भी क्या लिख सकते हैं? LAD यानी कानूनी सहायता, ठीक है, कानूनी सहायता, रक्षा परामर्श प्रणाली। किसके द्वारा इसको किसने आरंभ किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने किया है। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली किसकी सहायता है? कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों किया है? किस तरह के लोगों को ये कानूनी सहायता प्रदान करेगा, देख लेते हैं। इससे छोटे मोटे विवादों को सुलझाने में क्या होगी? मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कानूनी सहायता है वो भी किसमें है? जरूरतमंदों को मुफ्त में है। ऐसे क्या होता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है ना। जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से, कोर्ट कचहरी वकील के पास जाइए तो जबरदस्त आपसे पैसा वो लेते हैं, ठीक है। तो बोला गया है, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो जरूरतमंद होंगे उनको मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो छोटे मोटे विवादों का क्या होगा? सुलझाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? और इसके साथ क्या है, देख लेते हैं। राज्य सरकार के अनुसार LADCS आपराधिक मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं जो है प्रदान करेगा, ठीक है। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा, यानी SC ST को लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग व्यक्तियों के अवैध कार्यों से प्रभावित हुए हैं उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, ओके। और क्या है इसमें? महिलाओं, नाबालिग बच्चों और अंधापन, कुष्ठ रोग, बहरापन और मानसिक कमजोरी जैसी विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। यानी मुफ्त इन लोगों को कानूनी, जरूरतमंद है तो मुफ्त कानूनी सहायता हो गई। यह औद्योगिक, श्रमिक और पुलिस हिरासत में मौजूद
लोगों के लिए भी मददगार होगा। जो पुलिस हिरासत में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, वैसे लोगों को भी मददगार होगा। इसके तहत 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो लाभार्थी होंगे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए किसके द्वारा है यह? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा है। इसमें आपदाओं, जातीय हिंसा, वर्ग आधारित भेदभाव, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी शामिल है। यानी इसमें किसको किसको लाभ दिया जाएगा, किस किस कैटेगरी को? SC ST है, कोई पुलिस कस्टडी में है, कोई औद्योगिक श्रमिक है, या कोई बहरा है, अंधा है, महिलाएं हैं, विकलांग है, उन्हें मिलेगा। अगर कहीं पे बाढ़ आ गया, सूखा, भूकंप, इस तरह से अगर फिर, और इसका उद्देश्य क्या है? जिला हो या मुख्यालय हो, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके उद्देश्य को ध्यान रख लीजिए कि उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है जिला या मुख्यालय में आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करना। ओके, चलिए, और इसे आप देख ही रहे हैं कि यूपी में ही जो वहां पर यूपी के जो कारागार है उसको क्या बोला जाएगा? सुधार गृह बोला गया है ना। यूपी में ही कारागार को क्या? सुधार गृह नाम रखा गया है। ठीक है, यूपी की जेलों को क्या नाम रखा गया है? सुधार गृह। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिकी सरकार ने भारत से तस्करों द्वारा चुराई गई, अमेरिकी सरकार ने क्या किया है? भारत से तस्करों के द्वारा, ठीक है, चुराई गई 100 से अधिक पुरावशेष, आप ये देख रहे हैं इमेज में, को वापस करने का फैसला लिया है। बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीजें जो चुरा के लेके जा चुकी है अब उसे कौन वापस कर रही है? तो अमेरिका गवर्नमेंट जो है वो वापस कर रही है। क्यों वापस कर रही है? ताकि अपने संबंध को भारत के साथ बेहतर करने के लिए, है ना। भारतीय मूल की ये पुरावशेषें सही और गलत रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक क्या हुआ? पहुंची थी, लेकिन अमेरिका का इन्हें भारत को लौटाने का फैसला दोनों देशों के बीच एक भावनात्मक जो संबंध है उसको दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी की जो अमेरिका का उन्होंने विदेश यात्रा जो किया, अमेरिका का, है ना, यात्रा हुई थी, तो उस यात्रा में कम से कम ये फायदा ये भी दिखाई दिया कि उनके आने के बाद क्या कर रही है अमेरिका जो गवर्नमेंट है, वो वहां पर जो तस्कर चुरा के लेके गए थे करीब 100 से अधिक पुरावशेष, उसको वो वापस करने का फैसला की है। ठीक है, तो ये एक फायदा ही हुआ। चलिए, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास में भारत सरकार दुनिया भर से पुरावशेषों और कलाकृतियों को वापस ला रही है। तो इसमें ऐसा कुछ और खास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब हम लोग आते हैं फैक्ट्स पे। वन लाइनर फैक्ट्स क्या है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को। ठीक है, यह 29 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। मैं ऐसा करूंगी कि आप लोगों को मंथली जो है जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स होंगे मंथली वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, मंथली वाले जो होंगे वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। देख लेते हैं, क्योंकि मंथली अगर स्टार्ट करती हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, सबसे बेटर ये होगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसकी क्या करूँगी, एवरीडे 15 मिनट की क्लास ले लूँगी। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मंथली करंट अफेयर्स करने के लिए तो एवरीडे 15 मिनट की मैं जो क्लास है उसको रिकॉर्डिंग डालूंगी। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही मैं इस बैच को स्टार्ट करूंगी। ओके, चलिए, मंथली करंट अफेयर्स के लिए उससे क्या होगा, आप लोगों का एक रिवीजन, फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा। इस अब तक का जो है वो तैयार हो जाएगा, बाकी का तो फिर आगे मैं डेली क्लास में करवा ही रही हूँ। किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है। ठीक है, चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है। जाहिर सी बात है इसरो तो अभी करेगा नहीं, तो ये नासा का ही है, नासा के हिस्से में डाल दो। ठीक है, चलिए, भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगम में वायुसेना की टीम की हिस्सा बनी है? किस देश की? तो फ्रांस की। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है? तो हरियाणा में कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। और इसके साथ ही हरियाणा में ही क्या किया गया है? हरियाणा में ही जो क्या बोल सकते हैं, जो पद्मश्री अवार्डेड होंगे, है ना, पद्मश्री अवार्डेड होंगे, चाहे उनको क्या किया जाएगा
10,000 रुपये, 10,000 रुपये उनको मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये। इसके साथ ही वो क्या करेंगे, वॉल्वो जो बस होती है ना, एसी बस, उसमें भी वो सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। वोडाफोन ने किसे अस्थाई सीईओ नियुक्त किया है? मार्गरेटा डेला वेले। मार्गरेटा, बस इतना याद रखिए, वोडाफोन, वोडाफोन, वोडाफोन नाम बहुत बड़ा है, मार्गरेटा याद रखिएगा। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। वो कौन थे? वैज्ञानिक थे। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन कौन थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है। किसने यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो जर्मनी ने किया है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड, मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, उनको बिल्कुल याद हो गया होगा, है ना? उन्हें अब कहीं भी कोई डाउट नहीं होगी, बिल्कुल याद हो गया होगा कि जो ये लैंगिक समानता सूचकांक है उसमें शीर्ष पर कौन है? तो आइसलैंड है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर क्या किया है? 4 राष्ट्रीय राजमार्ग, ओके, NH4 NH का जो है, जो प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? यह भी हरियाणा में। तो हरियाणा में क्या क्या चीजें मिल गई आपको? जो पद्मश्री अवार्डेड है उनको 10,000 रुपया मिल रहा है। उसके अलावा फिर यहाँ पर वहाँ पे 4 जो है NH प्रोजेक्ट, उसको भी लाया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, हरियाणा से ही स्टार्ट किया गया है। हरियाणा के कालेसर में ही 10 साल बाद जो है बाघ देखा गया है। ओके, चलिए। CBDC स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? ठीक है, रिलायंस जनरल। किस खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टपन। ओके, अच्छा, CBDC का अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बताऊं तो सेंट्रल बैंक, इसका भी लिख ले, ठीक है, थोड़ा भी डाउट ना रहे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाला पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस जनरल। ओके। किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? योग को बढ़ावा, ओमान ने। ठीक है, और यही ओमान की खाड़ी में ही, इससे संबंधित कोई न्यूज याद है? ओमान की खाड़ी में ही अभी रिसेंटली क्या हुआ है? भारतीय सैनिक, फ्रांस के सैनिक और कौन थे? UAE, इन 3 देशों ने मिलकर क्या किया है? जो है ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। कहाँ? ओमान की खाड़ी में। कौन कौन से? भारत, फ्रांस और UAE। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, ये तो रिपीट हो गई है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग MCQs पे। आज की MCQs क्या है? कौन सा राज्य नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन करेगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे भी न्यूज है जो आपके इश्यूज में नहीं होंगे, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो कितने होंगे? कौन सा राज्य नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन करेगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसको लेकर के? नंदी को लेकर के। ठीक है, नंदी के बारे में, भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नंदी पोर्टल जो है विकसित किया गया। और थोड़ा आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है वहां पर उसने क्या किया है? नंदी दुग्ध मिशन योजना भी स्टार्ट किया है ना। तो नंदी जो है ना, नंदी कहते हैं ना, वो एक प्रतीक चिन्ह है। जैसे नंदी, शिव जी के मंदिर में नंदी का आप देखेंगे, जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर, मतलब शिव जी के मंदिर में स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आप नंदी की पूजा करते हैं, तब आप आगे चल करके शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। तो नंदी से ध्यान रखिएगा, संबंध किससे हो गया? पशु स्वास्थ्य क्षेत्र से। ठीक है, और यूपी में नंदी दुग्ध मिशन योजना भी आरंभ किया गया है। तो भारत में एक लचीले पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नंदी पोर्टल को विकसित किया गया है। नंदी का फुल फॉर्म क्या है? नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों ही आपके सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। ओके, मनाने के लिए क्या किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के द्वारा स्थापित पुरस्कार के लिए डॉक्टर का नाम जो चुना गया है, उस डॉक्टर का नाम पूछा गया है। क्या है? डॉक्टर S प्रसाद, डॉक्टर K वेणुगोपाल, डॉक्टर P सिंह, डॉक्टर J नाम्बियार।
तो डॉक्टर के वेणुगोपाल को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उस अभ्यास का नाम बताइए, उस अभ्यास का नाम जो 16 से 23 जून तक, कब से 16 से 23 जून तक एकीकृत संचालन, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड है ना, संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है, वायुसेना के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? रणविजय नाम है, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो क्या नाम है? रणविजय, रणविजय। ओके, पिछले 10 वर्षों में यानी 2011 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो पासपोर्ट सरेंडर करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य पहले पर है? तो गोवा, करीब 40% से लेकर इसमें क्या है, इसने सरेंडर किया है। गोवा फर्स्ट है, पंजाब सेकंड पे है। ठीक है, गोवा फर्स्ट है, पंजाब सेकंड है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा फर्स्ट, पंजाब दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। पानी के नीचे सुरंग, तो डैश और डैश के बीच में किया जा रहा है। यह नुमालीगढ़, गोपुर, जोरहाट, तेजपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धुबरी, तेजपुर। तो यह है आपका ऑप्शन ए, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ गोपुर के बीच में किया गया है। और बोला है पानी के नीचे, यानी कोई ना कोई तो नदी होगी ना, तो ध्यान रखिएगा यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 40वें स्थान पे है भारत, 40वें स्थान पर है ना, 40वां स्थान है, 40वां स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस शहर के पास 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियां मिली है? हैदराबाद, जयपुर, हैदराबाद, कानपुर, गया। तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसके साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भारतीय कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए भू-स्थानिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काई रूट, एंट्रिक्स। इसका एक आंसर है पिक्सेल स्पेस इंडिया, पिक्सेल स्पेस इंडिया के साथ किया गया है समझौता, यह पिक्सेल स्पेस इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनेता हरद्वार दुबे का हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, वो किस राज्य से राज्यसभा में संसद सदस्य थे? किस राज्य से पूछा है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह यूपी से थे। ठीक है, यूपी से। और ये कहाँ के रहने वाले भी थे? यह यूपी के बलिया के रहने वाले थे। ठीक है, बलिया के ये रहने वाले थे। ओके, बलिया के। और ये किसके थे? बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के सदस्य थे, बलिया के रहने वाले थे और राज्यसभा से ये सांसद थे, राज्यसभा से ये सांसद थे। ठीक है, किस राज्य से? तो यूपी के। किस राज्य से राज्यसभा में सांसद सदस्य थे? तो यूपी से। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हो गई आज की हम लोग की क्लास की जो इश्यूज थे करंट अफेयर्स के, वो हो गए। दूसरा हम लोगों ने वर्ल्ड फैक्ट्स देखा और थर्ड आपका हो गया MCQs। अगर अब आप लोगों को इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, कोई सुझाव हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप लोग, मैं फिर से बता रही हूँ, मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग अगर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है तो मैं एवरीडे 15 मिनट्स की जो है वीडियो अपलोड करके दूंगी, या फिर आप लोगों को लगे कि लाइव लेना है 15 मिनट्स की वो, तो लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकती हूँ। और ये बैच जो होगी बिल्कुल आपकी वो BPSC फोकस करके होगी, और BPSC की जो क्लासेस हैं BPSC स्पेशल की वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के नए इश्यूज के साथ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।